नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे वर्ण की। ठीक है, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। दो भेद थे, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की हमने चर्चा की थी, 11 होते हैं, मात्राओं की संख्या 10 होती है। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ह्रस्व स्वर 4 हैं, ए ई उ री। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, दूसरे भाग की हम बात करते हैं। व्यंजन, वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के बोल नहीं सकते और बिना हलंत के लिख नहीं सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और जब इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं तब हलंत का सहारा लिया जाता है। ध्यान दें, हम कहते हैं के, ए की ध्वनि आती है जो कि एक स्वर है। हम कहते हैं का, आ की ध्वनि आती है जो कि एक स्वर है। हम कहते हैं की, ई की ध्वनि आती है जो कि एक स्वर है। क्या ये व्यंजन है? नहीं, ये व्यंजन है। अभी मैंने आपको बताया व्यंजन को जब हम व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं यानी लिखते हैं, तब हलंत का सहारा लिया जाता है। ये हलंत होता है, हलंत का सहारा लिया जाता है। बिना हलंत के लिख नहीं सकते और बिना स्वर के बोल नहीं सकते, याद रखना। ठीक है, कितने भेद होते हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीन होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हिंदी का प्रत्येक शब्द अपनी परिभाषा स्वयं बोलता है। यदि आज भी नियम रटते हैं तो 10th क्लास है उससे पहले पहुंच जाते हैं, जहां सर या मैडम के डर की वजह से रट कर जाते थे। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ध्यान दो, स्पर्श क्या अर्थ होता है? छूना। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख के कोई भी दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आपस में एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 होते हैं जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक वर्ग में वर्णों की संख्या 5, तो 5 में 25। क वर्ग, क ख ग घ ण। च वर्ग, छ छ ज झ ङ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ न। त वर्ग, त थ द ध न। और प वर्ग, प फ ब भ म। यानी कैसे और मैं तक जो हमारे 25 व्यंजन हैं इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। आगे मुझे इनकी आवश्यकता पड़ेगी कब? जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि, तब मुझे इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तब मैं आपसे पूछूंगा स्पर्श व्यंजन। तो याद रखने का काम आपका बचता है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कुल व्यंजन कितने हैं? 33। कुल व्यंजन कितने? 33। सबसे ज्यादा कौन से हो सकते हैं? स्पर्श, क्योंकि 25 काम आ गए। बाकी के सबको यदि किसी एक में भी रख दिया जाए तो क्या इनसे ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो याद रखने का तरीका है कि जो संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं वे कम हैं। दोबारा, जो संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं वे कम हैं। कैसे और मैं तक, कैसे और मैं तक। जितने भी व्यंजन हैं सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अंतस्थ, अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर की ओर। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है वह मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और 4 होते हैं।
चार हैं ये रे ले वे, चार ये रे ले वे। ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है वह मुख से वाष्प के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और चार होते हैं। तीनों से और है, से है, ये 33 व्यंजन होते हैं। इनका क्रम याद रखना अनिवार्य होता है। 3 से होते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कौन सा पहले आता है, कौन सा मध्य में आता है, कौन सा अंत में आता है, आज भी गड़बड़ हो जाती है। ये इनका निश्चित क्रम है, ये इनका सही क्रम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो व्यंजन कितने हैं? 33, स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4। अब जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, जब हम संधियों की चर्चा करेंगे, उस समय मैं आपको लिखाऊंगा अंतस्थ व्यंजन। अब कौन से हैं ये आपको याद रखना है, इसलिए परिचय कर रहा हूं। मैंने कहा नींव खोदने का काम करें और उसी स्थान पर नींव खोदेंगे जहां दीवार खड़ी करनी है। मैं उस समय लिखाऊंगा ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म कौन से हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कैसे और मैं तक 25 है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 होते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और प वर्ग। पांच वर्ग हैं। कैसे और मैं तक 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सबको सब याद हैं। मैं आपसे कहता हूं क वर्ग तो तुरंत बोलते हैं क ख ग गण। मैं आपसे कहता हूं ट वर्ग तो तुरंत बोलते हैं त थ द द न। सबको सब याद होते हैं। और यदि याद नहीं है तो सिर्फ ये 3 वर्ण याद नहीं रहता कि क का अंतिम वर्ण क्या है, याद नहीं रहता कि च का अंतिम वर्ण क्या है, और याद नहीं रहता कि ट का अंतिम वर्ण क्या है। याद तो होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। कौन सा कहाँ आता है यहां गड़बड़ कर जाते हैं। जबरदस्ती याद रखें, जबरदस्ती। यानी कोई हमसे कितना भी अधिक ताकतवर है, कुछ समय के लिए तो हम उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। जटायु बहुत अच्छी तरह से जानता था कि रावण मेरे से बहुत अधिक शक्तिशाली है और मुझे मार देगा, फिर भी कुछ समय के लिए तो रोके रखा था। ठीक उसी प्रकार 3 वर्ण ही तो याद रखने, बाकी के तो सब अपने आप याद होते। ठीक है, इन 3 से संबंधित एक उदाहरण कम से कम एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। प्रत्येक कंपटीशन में इन 3 से संबंधित एक उदाहरण देखने को मिल जाया करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का एक नियम हमसे कहता है कि प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। अब क को बदलना है। जब तक याद नहीं होगा क का अंतिम वर्ण क्या है, क्या बदल पाओगे? च को बदलना है या ट को बदलना है। जब तक इनके अंतिम वर्ण याद नहीं होंगे तो क्या हम बदल पाएंगे? नहीं। मैं उदाहरण विशेष की बात करता हूं जो कई बार पूछा भी जा चुका है। ये संधि का उदाहरण हमारे सामने आता है। वाक प्लस में का संधि युक्त पद लिखिए। वाक प्लस में का संधि युक्त पद पूछा जाता है। अब क को 5वें वर्ण में बदलना है।
और यदि हमें याद है कि क का पांचवा वर्ण ये होता है तो हम आसानी से इसे लिख देते हैं, नहीं तो बाकी के भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अब हमें याद है कि क का अंतिम वर्ण ये है तो ही बदल पाएंगे। याद रखना, पीछे बिंदी नीचे हलंत, पीछे बिंदी नीचे हलंत। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं कि वो देखकर हमको याद आ जाए, हमें वहां लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये जबरदस्ती आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसका अंतिम वर्ण क्या है। अब टे को बदलना है। अब यदि हमें टे का अंतिम वर्ण याद है तो हम आसानी से लिख देते हैं, नहीं तो बाकी के हमारे दिमाग में ये भी चलते रहते। तो हमको क्या है कि इन प्रथम वर्णों को पांचवें वर्ण में बदलना होता है, व्यंजन संधि का एक नियम कहता है। और ये हम तब बदल पाएंगे जब हमको इनके अंतिम वर्ण यानी पांचवें वर्ण याद होंगे। यदि याद नहीं होंगे तो गड़बड़। तो ये मैं आपको परिचय करा रहा हूं, ये आपकी जानकारी में होने चाहिए कि क का अंतिम वर्ण ये, च का अंतिम वर्ण ये और टे का अंतिम वर्ण ये। नहीं, हमारे सिलेबस में एक बिंदु और होता है, शब्द शुद्धि। मैंने आपसे कहा जितनी भी अशुद्धियां होती है सब व्याकरण से संबंधित होती हैं। जितनी भी अशुद्धियां संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इनकी अशुद्धियां शब्द शुद्धि में देखने को मिलेंगी। दो तरह से प्रश्न हमारे सामने, दो तरह से प्रश्न हमारे सामने वहां पर आता है। एक तो अशुद्ध लिख कर देता है, शुद्ध लिखवाता है। दूसरा शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखता है और फिर शुद्ध शब्द को लिखवाता है कि इनमें जो शुद्ध है वो लिख दो, अशुद्ध है वो छोड़ दो। ऐसे दो शब्द हमारे सामने आ गए। अब हमसे कहता है जो शुद्ध है वो लिख दो, जो अशुद्ध है उसको वहीं छोड़ दो। तो ये शब्द शुद्धि में पूछा भी जा चुका है उदाहरण, ये उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये शुद्ध है, ये नहीं है। ठीक है, हिंदी की 50% अशुद्धियां इन 25 वर्णों में होती हैं। यदि ये 25 वर्ण याद हैं तो लिखने संबंधी 50% अशुद्धियां शुद्धि में परिवर्तित हो जाया करती हैं। कैसे, क्या लिखने का नियम है, ध्यान देना, अब यही काम आएगा। ये जो वर्ण बोर्ड पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं 25, ये जो वर्ण आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इनसे पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है, तो लिखते समय इनके अंतिम वर्ण ही लिखे जाते हैं, बिंदी नहीं आती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। आया कुछ समझ में? कुछ भी नहीं है, सब खिचड़ी पकी। दोबारा, ये वर्ण कितने? 25। इन 25 वर्णों से पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है, तो लिखते समय इनके अंतिम वर्ण ही लिखे जाते हैं, बिंदी नहीं आती है। कैसे? संजय, ध्यान दो, संजय जैसे पहले न की ध्वनि है, संजय जैसे पहले न की ध्वनि है, तो जय का जो अंतिम वर्ण है वही लिखा जाएगा, बिंदी नहीं आएगी। अब कुछ समझ में आया? कुछ। दोबारा, संतोष, संतोष तय से पहले न की ध्वनि है, तय से पहले न की ध्वनि है, तो तय का जो अंतिम वर्ण है वही लिखा जाएगा, बिंदी नहीं आएगी। अब कुछ समझ में आया? बहुत उदाहरण होते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर। पंडित, डे से पहले न की ध्वनि है और डे का अंतिम वर्ण, तो यही लिखा जाएगा। कंचन, च से पहले न की ध्वनि है, च का अंतिम वर्ण, यही लिखा जाएगा। पंकज,
कैसे पहले न की ध्वनि है, के का अंतिम वर्ण यही लिखा जाएगा। संधि ध से पहले न की ध्वनि, ध का अंतिम वर्ण यही लिखा जाएगा। व्यंजन जैसे पहले न की ध्वनि, ज का अंतिम वर्ण यही लिखा जाएगा। अब मैं उस उदाहरण की चर्चा करता हूं जो सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया था, और 2011 में पहली बार सब इंस्पेक्टर का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था। उससे पहले ये पेपर लिखित हुआ करता था। और ऑब्जेक्टिव पेपर जहां होता है, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सीधा सा लिखता है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, दूसरा उच्चारित ध्वनि के आधार पर लिखा जाता है, यानी जैसा हम उच्चारण करते हैं उसके अनुसार शब्द को कैसे लिखेंगे। वहां एक उदाहरण पूछा गया था। ये उदाहरण था सब इंस्पेक्टर 2011 में। पंचांग, पंचांग च से पहले न की ध्वनि है, च का अंतिम वर्ण, ग से पहले न की ध्वनि है, के का अंतिम वर्ण। ध्यान दो, पंचांग च से पहले न की ध्वनि है तो च का अंतिम वर्ण, ग से पहले न की ध्वनि है तो ग का अंतिम वर्ण। 2011 में सब इंस्पेक्टर का पंचांग गड़बड़ा गया था, वहां लिखा नहीं गया, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। अब ध्यान दो, देखो शुद्ध तो ये भी है, ये नहीं कि ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो ये भी है। एक नियम पारित हुआ, एक संशोधन हुआ है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं मतलब अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न ही शब्द शुद्धि का आ गया तब ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप ये लिखेंगे तो शुद्ध तो ये भी है, शुद्ध तो ये है ही नहीं, ठीक है। शुद्ध तो ये भी है, नियम पारित हुआ है, संशोधन हो चुका है कि पंचम वर्ण के स्थान पर आप अनुस्वार लगा सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। लेकिन हमको निबंध लिखना है, पल्लवन लिखना है, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। बिंदी तो पूरा राजस्थान लगाएगा, याद रखना, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम भीड़ में भी अलग नजर आएंगे। शुद्ध तो ये भी है, नियम मैंने कहा नियम पारित हुआ है, आप काम चला सकते हैं। शादी हो रही, भात पहनाया जा रहा है, पिताजी को आवाज लगाई जा रही, पिताजी गायब, तो बेटे को खड़ा कर दिया। हमें तो मान सम्मान करना था, तो काम तो चल गया। लेकिन जब पिताजी उपलब्ध हैं तो बेटा काम नहीं करेगा। जब आपके दिमाग में यही आएंगे तो ये काम करेंगे, फिर ये काम नहीं करेंगे। जब ये आपके दिमाग में नहीं आते हैं तब आप इनको लिखकर अपना काम चला सकते हैं। अशुद्ध ये भी नहीं होंगे, अंक यहां भी नहीं काटे जाएंगे, लेकिन नियमानुसार ये मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये व्यंजन संधि का नियम है। और व्यंजन संधि में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उस समय मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। याद रखना, मुझे समझाने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तब मैं आपसे कहूंगा कि मैंने आपको स्पर्श व्यंजन में ये बता दिया था, तब आपकी गर्दन हिलेगी, हाँ साहब याद आया, ठीक है। अब हमारे मन में एक प्रश्न फिर आ गया, तो सब हिंदी में बिंदी कहाँ आती है जिसे अनुस्वार कहते हैं? हिंदी में बिंदी के लिए भी तो कोई ना कोई स्थान है जिसे अनुस्वार कहते हैं, वह कहाँ आती है? उसके लिए हम थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे। अंतस्थ ये रे ले वे, उष्म से है, और संयुक्त क्षेत्र गे। ध्यान देना, हमारा प्रश्न क्या था कि हिंदी में बिंदी कहाँ आती है जिसे अनुस्वार कहा जाता है, यानी हिंदी में भी बिंदी के लिए कोई ना कोई स्थान है, वह कहाँ आती है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। बोर्ड पर मैंने लिखा अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। ये जो बोर्ड पर वर्ण लिखे हुए हैं, इनसे पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है तो लिखते समय बिंदी आती है जिसे अनुस्वार कहा जाता है। ध्यान दो,
ये वर्ण जो आपको बोर्ड पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, इनसे पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है तो लिखते समय बिंदी ही आती है। संयम, यह से पहले न की ध्वनि है, नाक में से आवाज आ रही है, ये अंतस्थ वर्ण है तो लिखते समय बिंदी ही आएगी। संसार, स से पहले न की ध्वनि है, ऊष्म वर्ण है, लिखते समय बिंदी ही आएगी। मंत्र, त्र से पहले न की ध्वनि है, संयुक्त वर्ण है, लिखते समय बिंदी ही आएगी। बहुत उदाहरण होते हैं। धनो, हम कहते हैं संवाद, वैसे पहले अंतस्थ वर्ण, संहार, है से पहले ऊष्म वर्ण, संज्ञा, ग से पहले संयुक्त वर्ण, संक्षिप्त, छ से पहले संयुक्त वर्ण, स्वतंत्र, त्र से पहले संयुक्त वर्ण, संयुक्त, य से पहले अंतस्थ वर्ण, संलग्न, ल से पहले अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त वर्ण से पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है तो लिखते समय बिंदी आती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। अब कहां आपको पंचम वर्ण का प्रयोग करना है और कहां आपको बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग करना है, यह समझ में है। तो एक बहुत सामान्य सा नियम है, व्यंजन संधि का नियम है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, व्यंजन संधि में डिटेल से लिखाऊंगा, उस समय मुझे समझाने में, आपको समझने में आसानी होगी। तो बहुत सामान्य सा नियम मैंने आपको बताया है कि अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त वर्ण से पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है तो लिखते समय बिंदी आती है। इस एक नियम के अलावा एक स्थान और भी है जहां बिंदी आती है। ये जो हमारा नियम है, इस नियम के अलावा एक स्थान और भी होता है जहां बिंदी होती है। क्या है, ध्यान से दें, आगे बहुत काम आएगा। यदि कोई वर्ण आधा है और उससे पहले न की ध्वनि आती है तो भी लिखते समय बिंदी आती है। दोबारा ध्यान दो, कोई भी वर्ण आधा है और उससे पहले न की ध्वनि आएगी तो भी लिखते समय बिंदी आएगी। संख्या, ख से पहले न की ध्वनि है, ख आधा है, बिंदी ही आएगी। पंक्ति, कैसे पहले न की ध्वनि है, के आधा है, बिंदी ही आएगी। संध्या, ध से पहले न की ध्वनि, ध आधा है, बिंदी ही आएगी। व्यंग्य, ग से पहले न की ध्वनि, ग आधा है, बिंदी ही आएगी। संग्रह, ग से पहले न की ध्वनि, ग आधा है, बिंदी ही आई, ग आधा है, रह नहीं है। इसकी चर्चा करेंगे आगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये जो ग है ये आधा है या रह पूरा है, और ग से पहले न की ध्वनि है, बिंदी ही आएगी। तो यदि कोई वर्ण आधा है और उससे पहले न की ध्वनि आती है तो भी लिखते समय बिंदी ही आती है, तो भी लिखते समय बिंदी ही आती है, ये याद रखेंगे। तो अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त वर्ण से पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है तो लिखते समय बिंदी आती है। यदि कोई वर्ण आधा है, उससे पहले न की ध्वनि आती है तो भी लिखते समय बिंदी आती है। तो कहां हमको पंचम वर्ण का प्रयोग करना है और कहां हमको अनुस्वार का प्रयोग करना है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है।
क्षेत्रज्ञ संयुक्त वर्ण परिभाषा होती है, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। पहली क्लास में हमने चर्चा की थी। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण, ये किनके योग से मिलकर बना है? पहली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी बात करें किनके योग से मिलकर बना? इसकी बात करें किनके योग से मिलकर बना है? ये पहली क्लास में आपको बताया जा चुका है कि ये इनके योग से मिलकर बने। इनके अलावा मैंने आपको एक और संयुक्त वर्ण बताया था, किनके योग से मिलकर बना है? परिभाषा कहती है दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो ये दो व्यंजन हैं और व्यंजन को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के, लिखने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था। यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं तो यहां ये लिखा जाता है, अब इसमें ए है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर इसमें अलंत हुआ तो ये दोनों भी अलंत ही होंगे। परिभाषा भी यही कहती है, दो व्यंजनों के मेल से। तो ये व्यंजन है और व्यंजन को व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है, इसलिए इन सब में व्यंजन है, तो यहाँ दोनों में भी व्यंजन चल रहे हैं। एक और सामान्य सी चर्चा मैं आपको कर दूं, हमारी जो बाल पोथी है उसमें सबसे अंत में क्षेत्रज्ञ यही लिखे जाते हैं, लेकिन हमारा होता है शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश। उस हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान कहाँ है, ये बहुत सामान्य सी चर्चा करेंगे।